YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 107 साल की बुजुर्ग महिला ने भी अपना वोट डाला है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर उत्साह है जींद उपचुनाव को लेकर। कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। 107 साल की बुजुर्ग महिला, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं और उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं साइड में कि किस तरह से उन्होंने वोट डाला है। इनकी उम्र है 107 साल, यानी देश की आजादी से लेकर अब तक तमाम जो इलेक्शन हुए इन्होंने इसमें जरूर वोट डाला है और देश की आजादी को भी देखा होगा और देश की आजादी के बाद से जो सरकारें बनी हैं और किसने कितना काम किया, ये तमाम चीजें हैं। कमलकांत गौरी जी, सर बात कर रहे थे हम जींद उपचुनाव को लेकर। सभी इस वक्त ये कह रहे हैं कि जींद मेरी मातृभूमि, जींद मेरी धरती है, जींद से मेरा पुराना रिश्ता है, जींद के लिए मैं ये करूंगा। सर जब चुनाव होते हैं तो बड़ा प्यार उमड़ पड़ता है, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र हो, जो लोकसभा क्षेत्र हो, उसके बाद क्या कुछ नजर आता है? एक जीतेगा, इनमें से इतने सारे प्रत्याशी हैं, तो जो बाकी के होंगे वो लगता है आपको कि यहां पर नजर आएंगे या फिर वो कहीं और अपने राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश में, कहीं और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लग जाएंगे? इनमें से लगता है कि दोबारा आने वाले वक्त में फिर से लोकसभा या विधानसभा में से यही उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, ये जो विधानसभा चुनाव है उस विधायक की जो इस विधायक की लाइफ रहेगी वो 4-5 महीने रहेगी। तो 4-5 महीने में वो विधायक कितना काम करवा पाएगा, ये एक सवालिया इस पर निशान है। और जो काम नहीं करवा पाएगा वो यहाँ क्यों रुकेगा? वो किस मुंह के साथ जाएगा जनता के पास कि मैं काम करवा पाया, नहीं करवा पाया? तो इसमें बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। विकास की बात हो रही है इसके ऊपर, लेकिन लोगों के पास मौका ही नहीं है। ये एक्चुअली उनकी कमी नहीं है, उनके पास मौका ही नहीं होगा परफॉर्म करने का, क्योंकि 5 महीने का चुनाव है। 5 महीने में आप जींद को कितना बदल देंगे? आप पहले जाएंगे, सरकारों के पास जाएंगे, सरकार से कहेंगे योजना लाइए, वो योजना का टेंडर होगा। इस पूरी प्रक्रिया में ही 4-6 महीने निकल जाते हैं और उसमें बदलाव क्या होगा? तो वो कैंडिडेट जो जीतेगा वो अगर कुछ नहीं करवा पाया तो सवाल ये है कि वो फिर क्या मुंह लेके जाएगा जनता के पास कि मुझे क्या दीजिए? फिर वो वही आरोप लगाएगा, मुझे काम नहीं करने दिया गया, सरकार ने ये कहा, फिर उसका ये मुद्दा बनेगा। तो मुझे लगता नहीं है। जनरली ऐसे चुनाव में क्या होता है, जो कैंडिडेट होते हैं वो अपनी सीट भी बदल लेते हैं कि यहाँ मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो सीट बदल लें। और सुरजेवाला जी के पास भी सीट है और लोगों के पास भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कहेंगे, लेकिन ये एक आंकलन है, ये एक नज़रिया है कि क्योंकि काम नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके बाद आप जींद के जो जनता है उसके पास क्या कह कर जाएंगे कि हम क्या करेंगे? काम करने की संभावना तो बहुत नज़र आती नहीं है। जादव साहब, काम जीत एक ही की होगी और एक ही कोई काम करवाएगा, ठीक है ना? और कमलकांत जी ने कह भी दिया और सही बात भी है कि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें भी फिर सत्ता का और इसका बड़ा फर्क पड़ता है कि किस पार्टी की सत्ता है, कौन जीतता है, उसका भी असर पड़ता है। फिर ऐसे में जो बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर, जो किसी ने कहा कि सबने अपना रिश्ता जोड़ा जींद के साथ, आपको लगता है कि जो बड़े नाम हैं उनमें से कई बड़े हारेंगे भी, तो वो दोबारा से हिम्मत कर पाएंगे यहाँ पर चुनाव लड़ने की, या उनकी पार्टियां हिम्मत कर पाएंगी उनको मैदान में उतारने की? क्योंकि क्या इस हार से या जीत से उनके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, बने रहेंगे? देखिए, ये एक तरह से प्रतीकात्मक चुनाव है कि सभी राजनीतिक दल जो है वहाँ चुनाव लड़के एक मैसेज अपना प्रसारित करना चाहते हैं कि भाई जनता के बीच में हमारी स्वीकार्यता, हमारी मंजूरी है, लोगों ने हमें चुन लिया। और कोई जो है किसी एक बड़े को जीतना है, बाकी सब बड़े को तो हारना ही है। तो ज्यादातर बड़ों को भी दाव लगाया गया है, बड़े घोड़े खड़े कर दिए गए। जैसे 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने तमाम बड़े दिग्गजों को चुनाव लड़ा दिया कि आप भी लड़ो और आप भी लड़ो, तो हारना तो था ही। वो माहौल ही ऐसा बना हुआ था कि कांग्रेस समझ गई थी कि क्या स्थिति। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पर याद आ रही है, हम अमेठी का जिक्र करते हैं तो वहां पर राहुल गांधी थे, स्मृति ईरानी मैदान में थी और कुमार विश्वास थे। तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, उनका आना जाना लग रहेगा, ठीक है ना? लेकिन लोगों की शिकायत अब भी रहती है कि अब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, स्मृति ईरानी फिर भी वहां पर आना जाना रहता है। कुमार विश्वास, उन्होंने भी दावा किया था कि राजनीति में अब तो खैर उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन मैं इस क्षेत्र को नहीं भूलूंगा, रिश्ता मेरा बना रहेगा। तो ये दावे चुनाव के दौरान रहते हैं, तो पब्लिक समझती है क्या इन चीजों को? हाँ, देखिए, दाता
आपको, अब हमारे लोकतंत्र की उम्र भी काफी प्रौढ़ हो चुका है लोकतंत्र। हाँ। तो लोकतंत्र की प्रौढ़ता के हिसाब से मतदाता भी प्रौढ़ हो गया है, और वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी मैसेज भी चला जाता है कि नई पीढ़ी है, उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन हम भी लोग उनको बताते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अब ये कुछ सोच समझ के ही लोग मतदान तो करते ही है ना, कि आखिर में विकास। देखिए इसमें क्या होगा, प्रत्याशी की बजाय दल का चयन होगा इस उपचुनाव में। बिल्कुल, कि आखिर में कौन सा दल आपको आगे तक, लंबी रेस का घोड़ा कौन है कि दूर तक चल के आपको साथ रखते हुए आपके विकास की जो जरूरतें हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा कर सके। मैं समझता हूं कि लोग जो है प्रत्याशी से ज्यादा दल को एक मैसेज के रूप में चुनेंगे। कुछ दल तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि देखो हम भी, जैसे जीजेपी की बात की जाए, एलएसपी की बात की जाए, उनके सामने तो एक मकसद यही है, जीतना तो है ही सबका, कि भाई हम नई पार्टी हैं और देखो हम में दम है, हमें आप स्वीकार कीजिए। कुछ पार्टियों में आपस में है, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनका शायद यहां पर यह दिखाने की कोशिश है कि हम एकजुट हैं और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, है ना। चुनाव जीतने से ज्यादा एकजुटता रखने की जरूरत थी, तभी तो रणदीप सुरजेवाला यहां पर आए हैं। देखिए बहुत सारे मतलब है, एक प्रतीकात्मक भी होता है। ऐसा होता है कि कांग्रेस एक मैसेज देगी कि हम 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीत गए, देखो देखो हमारा मोमेंटम बना हुआ है, हाँ। हम जीत गए, उपचुनाव भी जीत गए। वो इसलिए ही उन्होंने पूरे ताकतवर को सोच के उतारा गया है कि हम एक मैसेज प्रसारित। देखिए होता क्या है कि जब बहुत कड़ा संघर्ष होता है राजनीतिक दलों के बीच में, तो वो छोटे छोटे चुनाव को भी इंपोर्टेंस देने लग जाते हैं। जैसे लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, पहले तो कहते हैं लोकल बॉडीज के मुद्दे ही अलग होते हैं, लेकिन जैसे गुजरात में एक बार जब वो हुआ था, वो जब बीजेपी की सरकार रहते हुए और कांग्रेस जीत गई थी कई लोकल बॉडीज के चुनाव, तो उनका देखो जी कांग्रेस को अब लोग पसंद कर रहे हैं, लोग कांग्रेस को बढ़ावा दे रहे हैं, अब देखो आने वाले बड़े चुनाव में भी हमें सफलता मिलेगी। तो उसी तरह का ये चुनाव है कि वो जैसे पहले उपचुनाव राजस्थान में हुए, कुछ उत्तर प्रदेश में हुए, तो उपचुनाव में कोई दूसरी पार्टियां जीत गई, तो देखो कि मोदी का जादू कम हो रहा है। तो ये इस तरह का ही चुनाव है, ये प्रतीकात्मक चुनाव है, धारणात्मक चुनाव है, और लोग दल का चुनाव करेंगे ना कि प्रत्याशी का। लोग दल के आधार पर देखेंगे कि आखिर ये इस दल की रीति नीति क्या है, आगे क्या हमारे लिए भला कर सकता है। कमलकांत जी, अभी तक जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे किसी राज्य में विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, तो सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर किस तरह के समीकरण नजर हैं? देखिए ये थोड़ा सा अगर कहेंगे तो थोड़ा इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता का भी इसमें मामला है, लेकिन जो बात हमारे साथी ने कही, ये चुनाव बिल्कुल एक प्रतीकात्मक चुनाव है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे राजस्थान में 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, तो उससे एक मोमेंटम बन गया कि इस बार बीजेपी की हालत वहां ठीक नहीं है। एक जनता का मूड जरूर दर्शाएगा ये चुनाव जो है, उससे बिल्कुल पता चल जाएगा कि जनता का मूड जो है वो इस समय किस तरफ है। इस नजरिए से ये धारणा एक बनाएंगे और एक प्रतीकात्मक चुनाव होंगे, परसेप्शन के चुनाव होंगे, जिसका जो भी पार्टी जीतेगी, या मेरा तो ये मानना है कि 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक उन सब पार्टियों को कितने कितने वोट मिलते हैं, ये वैसा चुनाव है कि उन सब का अर्थ होगा। पहले नंबर पर जो रहा उसका तो अर्थ है ही, यहां दूसरे नंबर की भी लड़ाई है। मान लीजिए दूसरे नंबर की लड़ाई निश्चित रूप से मैदान पर लड़ी जा रही है, हम लोग अभी बोलना नहीं चाहेंगे जब तक वहां पर वो हो रहे हैं। वहां दूसरे नंबर की एक लड़ाई ये चल रही है कि दूसरे नंबर पर कौन रहेगा। एक लड़ाई ये चल रही है कि जो इस दल में बंटवारा हुआ है उनमें आगे कौन रहेगा, और एक लड़ाई ये चल रही है कि जो नया दल बना है लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी, वो कितने वोट काट पाती है, उसका एक दूसरी पार्टी पर क्या असर होता है। तो यहां पर एक लड़ाई नहीं है, चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, यहां पर 3-4 लड़ाइयां साथ साथ लड़ी जा रही हैं और उन सबका असर होगा। और एक चीज ये भी आ रही है कि यहां पर जो दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं ना, वो भी अपने आप को एक तरीके से जीता हुआ मानेंगे। बिल्कुल, दूसरे नंबर वाले भी, जो मैंने कई प्रवक्ताओं से और पार्टियों के नेताओं से बात की, तो उनको दूसरे नंबर को लेकर भी बड़े उत्साहित हैं कि हम दूसरे नंबर पर गए तब भी हम। देखिए यहां पर हर पार्टी का एक असर है, मैं वही कह रहा हूं, 1 से 5 नंबर तक का असर है। अगर 5वें नंबर पर भी एक पार्टी रहती है लेकिन उसकी वोट पर ज्यादा होते हैं, काफी अच्छी संख्या में होते हैं, तो वो भी अपने आप को जीता हुआ मानेगी, क्योंकि तब उसने एक पर्टिकुलर पार्टी में डेंट कर दिया। 2 पार्टियां जिनमें बंटवारा हुआ है उनमें आगे पीछे कौन रहेगा, उसका भी एक असर है, वो भी अपने आप को जीता हुआ मानेगी कि हमने कम से कम उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो कम कर दिया। और जो दूसरे नंबर पर रहेगी पार्टी, वो भी अब मानेगी कि मेरा सरकार तो रहती है हमेशा कंटेंशन में कि मेरा सरकार से मुकाबला है, मैं पार्टी हूं। अगर वो पहले नंबर पर आ गई पार्टी तो निश्चित रूप से उसका असर होगा।
अगर वो दूसरे नंबर पर भी आई तो भी वो ये मैसेज देने में कामयाब होगी कि असली कंटेंशन में सरकार को चुनौती देने वाली पार्टी मैं हूं, तो उसका भी असर है। पहले नंबर का असर तो है ही है। बिल्कुल। तो सब पार्टियों का यहां 3-4 तरह के इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। 5 पार्टियां मुख्य तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, जो दम से चुनाव लड़ रही हैं, और पांचों में कम से कम जो है वो 4 लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, और उन 4 मैसेज जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो टॉप पर रहे, जो नीचे रहेगा उसका भी एक अपना मैसेज जाएगा। तो यहां बहुत, इसलिए ये चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स हैं आगे के परसेप्शन को लेकर, आगे की धारणा को लेकर, लोकसभा को लेकर, विधानसभा को लेकर, पिछले मेयर चुनाव को लेकर, उन सब का इंपैक्ट इस चुनाव में आके, जींद में आके ठहर गया है। टोटल 21 उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, कई निर्दलीय हैं, 2 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कुछ वोट तो वही लाएंगे, थोड़े थोड़े, किसी को 500 भी वोट मिलेंगे, किसी को 1000 मिलेंगे, किसी को 2000 मिलेंगे। ये जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, इनका ज़्यादा उतरना मैदान में कम नहीं है, 21 उम्मीदवार काफ़ी हैं एक उपचुनाव में। इन पार्टियों के वोटों पर कितना असर डालेंगे जो दावे कर रहे हैं अपने अपने वोटों को लेकर? और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अंदर से इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि पार्टियां खुद किसी को सपोर्ट कर देती हैं अंदर से कि भाई इस प्रत्याशी को इस जाति के हैं, क्योंकि समीकरण बन रहे हैं। अब देखिए, निर्दलीय प्रत्याशियों का तो पहले तो भरमारी रहती थी, बड़ा जो है नॉन सीरियस और सीरियस में फिर डिवीजन किया चुनाव आयोग ने, फिर वो जमानत राशि बढ़ा दी और इस तरह से वो कर दिया। तो अब वो निर्दलीयों का तो ये है कि वो धीरे धीरे अपना, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रोफाइल बनाने की कोशिश भी करते हैं कि देखिए मैं तो निर्दलीय लड़ा था और मुझे इतने % वोट मिल गए। तो वो ये दावा करने का, फिर किसी दल में अपनी एंट्री कराने का भी प्रयास करते हैं कि देखिए मैंने इतने वोट ले लिए थे, इतने % ले लिए थे, तो आप मुझे अच्छे से पद पर लो पार्टी में। तो ये एक तरह की अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबकी एंट्री का, सबको अवसर देने का एक व्यवस्था है। पर चलिए, चुनाव आयोग ने थोड़ा शिकंजा कसा कि सीरियस और नॉन सीरियस में भी भेद नहीं, तो पहले तो कोई भी खड़ा हो जाता था, तो 5-10 वोट भी नहीं मिल रहे या 0 वोट भी मिल रहे तो वो भी जो है प्रत्याशी था, और मतपत्र भी बड़ी उसकी साइज बढ़ती जाती थी पहले। अब तो ईवीएम आ गई, अब ईवीएम भी फिर लंबी करनी पड़ेगी अगर ज्यादा प्रत्याशी हो जाएंगे। तो ये है कि अब ये मुझे लगता है कि अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए निर्दलीय आ जाते हैं मैदान में, फिर बाद में दावा करते हैं कि देखो मुझे इतने % वोट मिले, आप मुझे ले लो। अब अभी इस चुनाव में कुछ नई पार्टीज भी हैं, उनको मान्यता भी लेनी है, तो वो दिखाएंगे कि देखो हमें इतने % वोट मिल गए, परसेंटेज दिखा के वो कुछ अपनी स्टैंडिंग बनाएंगे। तो ये चुनाव, अब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें सबको अवसर देने की बात है कि सबको चुनावों में लड़ने का अवसर मिले, लेकिन इंटरनल भी कुछ कर सकते हैं कि इंटरनल उन्होंने समझौता कर लिया, किसी दल से वोट ट्रांसफर कर दिए, तो ये है। लेकिन निर्दलीयों का ज़्यादा, जब तक बहुत कोई कमिटेड नहीं होता है, कोई पर्सनैलिटी ऐसी जो बिल्कुल सेवा के लिए, क्षेत्र की सेवा में समर्पित ही हो, तब तक निर्दलीय जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थोड़े थोड़े वोटों का बंटवारा आप कर सकते हो, तो वैसी स्थिति है। और ऊपर ही माहौल में ये दिखाई देता है कि कौन जो है 2-4-5 प्रमुख प्रत्याशी हैं, वो स्थिति सामने आ ही जाती है। तो निर्दलीयों से एक नॉर्मल फैक्टर है कि वो कुछ थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं। जदों साहब, हम सुबह से देख रहे हैं अलग अलग जो वोटर्स हैं, अलग अलग वर्ग से जो आते हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, यंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, ठीक है ना, बुजुर्ग हैं, उन सबसे जब बात होती है ना, तो उनकी अपने अपने परसेप्शन है अलग अलग। युवाओं का कहना है रोज़गार, महिलाएं जो हमारी माताएं हैं, उस उम्र की हैं, वो कह रही हैं कि भाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा विकास। हम सुबह से चर्चा कर रहे थे, कमलकांत जी भी इस पर बोल चुके हैं। अब मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि एक माहौल बनता है घर में से वोट डालने के लिए जाते हैं कि भाई हम इसके समर्थक हैं, हम इसको वोट देंगे। और पहले तो इवन यहाँ तक होता था कि भाई घर में किसी ने, बुजुर्ग ने कह दिया कि भाई यहाँ पर वोट डाल कर आइएगा। क्या वो चीज़ अभी बाकी हैं? अब देखिए, ऐसा रहा नहीं। मुझे लगता है कि अब जो पहले जो मुखिया के आधार पर तय हो जाता था कि परिवार के मुखिया ने कह दिया कि और वोट जो है इसको देना है, तो सब उसी को देते थे। अब यूथ क्या है कि उसकी पहली जो है कसौटी ये है कि उसको रोजगार मिलना चाहिए, और शिक्षा जो है उसको आसान और सस्ती शिक्षा और आसान शिक्षा, और शिक्षा की सारी उपलब्धता जो है उसको आसान होनी चाहिए, उसके करीब होनी चाहिए, और फिर इसके बाद उसको रोजगार मिलना चाहिए। ये कसौटी है। तो हो सकता है कि परिवार का मुखिया कुछ और सोच रहा हो और वो उससे भिन्न तरीके से सोचे और अलग तरीके से मतदान कर दे, तो ये हो सकता है।
और परिवार के मुखिया की जरूर ये रहती है कि उसकी भी एक अपनी एक जिम्मेदारी है, वो देखता है कि समाज में क्या जरूरतें हैं। महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा बना हुआ है, बड़ा जो है सरकारें उसको पूरा नहीं कर पा रही। ठीक है, अब मैं आता हूं कमलकांत जी। फिर जब इस तरह की चीजें हैं तो फिर ये हमारे यहाँ पर कोई गांव है किसी खास वर्ग का, कोई खाप है, कोई कंडेला खाप है, सभी को वहां पर जाना है, तो फिर ये परसेप्शन क्यों है राजनीतिक पार्टियों में? क्योंकि इससे तो ये महसूस होता है कि अगर वो किसी की तरफ चले गए तो वहीं उनका वोट जा रहा है, अगर सबके विचार अलग अलग हैं देखिए, तो। चुनाव जो है वो अभी ये ट्रांजिशन फेस है इंडिया में। ट्रेडिशनल सोसाइटी से इंडियन सोसाइटी जो है वो अभी मॉडर्न होने जा रही है, पूरी तरह से मॉडर्न नहीं हुई है। तो कुछ बैगेज हमारे पास ट्रेडिशनल जिस तरह की सोसाइटी थी उसका भी है और मॉडर्न भी है। जो मॉडर्निज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यूथ है। यूथ आपको ऐसा नहीं दिखेगा, यूथ में आपको एक अलग बात मिलेगी, उसके अलग इश्यूज मिलेंगे, हमारे साथी बता भी रहे थे। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं वो भी अभी चल रही हैं। खाप है तो खाप का एक रोल रहा है, तो खाप का वो रोल अभी रहेगा। उसी तरह से जातिवादी राजनीति का भी रोल रहता है, जातिवाद का भी रहता है। खाली विकास पर तो चुनाव होता नहीं है, मुद्दों पर चुनाव नहीं होता है, खाली मुद्दे पर। ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं भी होते हैं, मुद्दे भी होते हैं और जातिवाद भी होता है। इन दोनों का मिक्सचर होकर चुनाव बनता है और इसलिए आप उसको बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि इस ब्लॉक में ये है, इस ब्लॉक में ये है, या ये समाज इस तरह का है या ये समाज इस तरह का है। जैसे जैसे यूथ बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो नए मुद्दे आ रहे हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू हो गया। आपने जितनी महिलाओं से बात की वो सब कह रही थी महिला सुरक्षा एक मुद्दा है। बिल्कुल। तो ये महिलाओं में ये बात आ रही है कि हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा, हमारी बेटियों की सुरक्षा, ये एक मुद्दा है और उसके ऊपर काम होना चाहिए। ये सरकार, ये सच में ये सरकार से अपेक्षा करने वाला काम है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार में रोजगार देने की सरकार की एक क्षमता है। सरकार कुछ रोजगार दे सकती है। किसी भी सोसाइटी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपकी पॉपुलेशन का 2% से ज्यादा जो है वो सरकारी नौकरी नहीं हो सकती। अब 2% से बाकी लोग कहां जाएंगे? तो क्योंकि सरकार को भी तो कहीं से बोझ वहन करना है ना, उसके पास पैसा कहां से आएगा? कोई इंडिविजुअल तो पैसा देता नहीं है, लोग ही टैक्स देते हैं। अब जो 98% लोगों को रोजगार देना है वो कहां से आएगा? तो सरकार का काम पूरा रोजगार देना नहीं है, कुछ रोजगार देना है और कुछ रोजगार देने की परिस्थितियां क्रिएट करना, ये सरकार का काम है। तो हमारी डिमांड सरकार से होनी चाहिए जो सरकार को काम देने हैं। जैसे विकास है, ये सरकार का काम है। जैसे महिला की सुरक्षा है, ये सरकार का काम है। जैसे एजुकेशन की फैसिलिटीज पैदा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना, ये सरकार का काम है। लेकिन कौन बच्चा कितना पढ़ेगा, ये सरकार का काम नहीं है। ठीक है, वो इंडिविजुअल की एफर्ट है। आप अपनी शिक्षा को इस तरह से बनाइए कि शिक्षा को आप 2 हिस्सों में ले जाइए। एक अलग थोड़ा सा विषय है कि एक बच्चे वो जो एकेडमिक लाइन लेना चाहते हैं, जो पढ़ने लिखने में बहुत शार्प हैं, तो उनको एकेडमिक लाइन दीजिए ताकि वो डेवलप करें चीजों को। बाकी बच्चों के लिए आप पूरी शिक्षा को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि बेसिक शिक्षा के भी इतना तो आप सबको पढ़ा नहीं हमें। वो तो भारत में शिक्षा के अधिकार का कानून आ चुका है, तो आप लेकिन वो आ चुका है और इसीलिए शिक्षा बढ़ी भी है, तो उस पर पैसा भी खर्च हो रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। और हरियाणा में अच्छा कैसा पैसा खर्च हो रहा है। हरियाणा देखिए, हरियाणा में इतनी समस्याएं हम देख रहे हैं। आपको मालूम है कि हरियाणा देश की पहले नंबर 1 की स्टेट है जिसका डिफरेंस जो है नेशनल एवरेज जो है उसका सबसे ज्यादा है। यानी एक नजरिए से कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश में दूसरे तीसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर है। हाँ। अभी जो लास्ट में, अभी जो मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रहा था, सीरियल रिपोर्ट की, उसने दिया है नेशनल एवरेज से हरियाणा की रिपोर्ट दूसरे राज्यों से सबसे ज्यादा है। कईयों की कम है नेशनल एवरेज से, हरियाणा की सबसे ज्यादा है और काफी बड़ी मात्रा में है। तो उस परफॉर्मेंस, और वहां पर भी इतनी समस्याएं हैं, हम देखते हैं कि इतनी समस्याएं, तो देश में बाकी जगह क्या हल होगा? तो जो चीजें हमको सरकार से डिमांड करनी चाहिए, जो सरकार का काम है वही सरकार से डिमांड करना चाहिए। जैसे मैं एक चीज पर कहता हूं, बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन मैं उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा जानबूझ के हो रहा हूं। अच्छा। मोदी ने कहा कि पकोड़े तो वो क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं है? सर पकोड़े, कल राहुल गांधी ने ये नई बात कहां से आ गई पकोड़े तलना? नहीं, आपने कौन सी नई बात? पकोड़े तो लोग पहले से तल ही रहे हैं। वो इस सेंस में नहीं कहा गया था। मेरा कहना यह है कि आप जितना सेल्फ जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपको प्रमोट करनी ही होगी और उसी से ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट की समस्या का अगर हल है
तो उसी से है, चल। वो नहीं है। जैसे किसान की आय बढ़ानी है, किसान की आय आप कैसे बढ़ा देंगे? कोई नई खाद तो आ नहीं जाएगी कि फसल दोगुनी हो जाएगी, कोई ऐसी चीज, तो उसके आपको तरीके ढूंढने होंगे। अब जैसे फिर एक सवाल ये भी आता है ना कि किसान की आय है ही कितनी ऐसी जो आप उसको दोगुनी कर देंगे। मैं बताता हूं कैसे। उसमें आपको तरीका देखिए, आप अगर माइंड अप्लाई होगा तो सब तरीके निकलेंगे, और माइंड अप्लाई नहीं होगा तो हम दोष देते रहेंगे। जैसे एक बात कही गई कि किसान अपने खेत के चारों तरफ पेड़ लगाए, और एक पेड़ बोता है तो 20 साल के बाद उसकी कीमत, वो पेड़ का जो लकड़ी है वो एक अमाउंट में बिकती है, वो उसकी आय बनती है। अब उसमें यह कहा जा सकता है कि साहब उसकी छांव इतनी है कि धूप नहीं आएगी। तो सरकार का काम है कि ऐसे पेड़ देना जो जिनका हरा जो पत्ता है वो कम से कम हो। मैं कहता हूं बिना हरेपन के, बिना पेड़ पौधे के आप तना खड़ा कर दीजिए और उसको काटते रहिए, तो आपकी आय बढ़ गई ना, और आपकी जो ट्रेडिशनल आय वो भी तो इस तरह की चीजों को अप्लाई करना, मुझे लगता है जो चाइना में हो रहा है और हमारे यहाँ कम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हम बेसिक वर्क कम कर रहे हैं। जैसे मोदी ने कहा कि हम ये स्टार्ट करेंगे स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर में उतना काम हुआ नहीं। उन्होंने कहा तो सही, लेकिन उतना काम नहीं हुआ। इन लोगों ने शुरू किया, उनको पैसे नहीं मिले, और स्किल्ड लेबर का दायरा कितना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है कमलकांत जी, एक इसी पर मेरा सवाल जो कमलकांत जी कह रहे थे, एक तो है आय बढ़ाना, एक है दोगुनी करना। अब किसान कह रहा है कि हमारी आय बची क्या, उसको दोगुनी करके क्या कर लेंगे हम। ये मुद्दा इलेक्शन में रहा, इसमें भी रहा। जींद कृषि का क्षेत्र है, यहाँ भी किसानों की बात तमाम राजनीतिक पार्टियों ने की। ये जो राजनीतिक पार्टियां किसानों की फिक्र करती हैं, अगर वाकई में सर ये थोड़ी सी फिक्र कर लेती, 50% भी कर लेती, तो क्या किसानों के ऐसे हालात होते? देखिए, राजनीतिक पार्टी सबसे बड़ी गलती जो करती है वो ये करती है कि सारे वोट मैं हासिल कर लूं, ऐसे नारे क्रिएट करती है। घर घर नौकरी, हाँ, किसान की आय दुगनी, तमाम इस तरह के जो नारे हैं वो बड़े इस तरह के, जैसे लगता है कि वो कल ही पूरा कर लेंगे, उनके पास कोई जादू की छड़ी है। और फिर जब पावर में आ जाते हो तो फिर कहते हैं कि देखो हम ग्रेजुअली काम कर रहे हैं। तो बात, नारे भी तो उसी हिसाब से बनाए जाने चाहिए ना, कि जिस अनुपात में आप काम कर सकते हो, जितनी उसकी व्यवहारिकता है, फिजिबिलिटी है। आप फिजिबिलिटी तो देखते नहीं है, और आपको लगा कि बस जैसे पंजाब में हुआ कि बस एक हफ्ते के अंदर नशे की समस्या का समाधान खत्म, वो आज तक नहीं हुआ। आपका विधायक ही मुद्दा उठा रहा है कि जो है पुलिस अधिकारी जो है अपनी पुलिस अधिकारी तस्करों की कार में बैठ के घूम रहा है, और फिर आप उसको पार्टी से सस्पेंड कर रहे हो, फिर कह रहे हो सार्वजनिक मंच पे क्यों उठा दिया। सवाल यही है, और वो नया युवा है, उसने ये देखा नहीं। ठीक, तो ऐसा जो है किसान की आय दुगनी, देखिए मिक्स्ड फार्मिंग की कंसेप्ट हमारे देश में पहले से मौजूद है। मतलब मिला जुला काम है कि आप ट्रेडिशनल खेती भी करो, गेहूं चने की फसल भी करो, धान की करो, उसके साथ आप सब्जी भी उगा लो, उसके साथ आप डेयरी भी चला लो। ये मिक्स्ड फार्मिंग थी जी। तो आप कहते हैं ना कि हम इसको लागू करेंगे। जो अब सरकार ज्यादा जो अभी खबर आ रही थी ना सर, जो ईवीएम खराब हुई थी 146 बूथ नंबर पर, वो अब सही हो गई है। तो अभी की ये खबर आ रही है कि जो ईवीएम खराब हुई थी जलालपुर कला गांव बूथ नंबर 146 में, इसकी वजह से काफी परेशानी वहां पर हो रही थी, वो अब सही हो चुकी है। इस वक्त की एक अहम खबर जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो बात यह है कि मिक्स्ड फार्मिंग की बात थी, तो आप मिक्स्ड फार्मिंग लाएंगे हम, और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा सरकार रियायतें देगी। अब इन्होंने क्या, ये उद्योग में रोजगार के लिए ले आई स्टार्टअप। स्टार्टअप तो आ जाता है। देखिए एक बात बताइए, आज मुझे कहिए, आज मैं एक स्टार्टअप शुरू कर देता हूँ और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की। अब आप जो है कौशल विकास तो कर रहे हो, लेकिन उनको जो है बलि का बकरा बना के अगर वो ट्रेंड भी हो जाते हैं तो प्राइवेट कंपनीज के हवाले कर रहे हो। इस सरकार को जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे उनको बढ़ाना चाहिए था, जो सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां थी, और वो उनके साथ ट्रेनिंग जुड़ी हुई होनी चाहिए थी कि कौशल विकास ये करेगी, ट्रेनिंग देगी कंपनी, और यही एम्प्लॉयमेंट देगी। ये सरकार इसमें चूक गई है, मोदी सरकार, क्योंकि इसने देखा कि मोदी का चेहरा जो दिखाने वाले ज्यादा थे उनको बढ़ावा दे दिया, जो फाइनेंस करने वाले थे उनको दे दिया। तो ये इस वजह से क्या है, प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा मिला, तो फिर कहां से वो स्टार्टअप जीवित रहेंगे। अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, क्योंकि चर्चा है, बहुत लंबी बातचीत करनी है, तो बहुत सारे फिर मुद्दों पर बात भी करनी होगी, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, इन्हीं मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं।